नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 25 अक्टूबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, क्योंकि वैसी सारी न्यूज़ेस जिसमें बताया जाता है दैट ये इंडिया का पहला हुआ है या फिर इंडिया का सबसे बिगेस्ट है या फिर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है, इस टाइप की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और स्पेसिफिकली तब उस समय जब ये फार्मर्स के रिलेटेड कोई अगर ऐसा इशू आता है तो वो तो और भी बड़ा न्यूज़ हो ही जाता है, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस टाइप के एग्ज़ाम्स में आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों जगह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में, नैनो डीएपी फर्टिलाइज़र। डीएपी स्टैंड्स फॉर डाई अमोनिया फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का प्लांट इंडिया में पहला जो है प्लांट रिसेंटली गुजरात के गांधीनगर में सेटअप किया गया है। जी हाँ, सो ओवरऑल 2023 में ही रिसेंटली सेटअप किया गया है। किसके द्वारा? IFFCO, दैट इज़ इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। जी ये है इंडिया का पहला लिक्विड अमोनिया फॉस्फेट प्लांट। नाउ ये जो प्लांट है ये कंसनट्रेटेड फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड। तो ऑफकोर्स इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट ये जो है ना डाई अमोनिया फॉस्फेट, ये सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फर्टिलाइज़र है हमारे देश में यूरिया के बाद। अभी तक तो आपको ज़्यादातर कभी भी अगर फर्टिलाइज़र के बारे में सुना होगा तो ये यूरिया के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, यूरिया सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है आपके जाके एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। दूसरा नंबर जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड में वो है ये, दैट इज़ डाई अमोनिया फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। और ये प्रोवाइड करता है फॉस्फोरस न्यूट्रिशन थ्रू आउट द क्रॉप ग्रोथ। एक बार अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आपने डाल दिया तो जब तक क्रॉप का ग्रोथ होता रहेगा तब तक इससे जो है न्यूट्रिशंस क्रॉप में जाती रहेंगी। इसकी फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है दैट ये वर्ल्ड का मोस्टली वाइडली यूटिलाइज्ड फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र है। इंडिया में तो हम लोगों ने बोला ही दैट सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड फर्टिलाइज़र है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। यही नहीं, इट हेल्प्स टू ब्रिंग डाउन द इंडियाज़ फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट बिल। जी हाँ, अभी अगर देख लीजिएगा ना, अभी भी हम लोग मेजॉरिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और हम लोग बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ बीच बीच में पैक्ट भी साइन करते रहते हैं। वो ईरान ले लीजिए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ले लीजिए, हम लोग उनसे पैक्ट साइन करते रहते हैं। बट कहा जा रहा है दैट नैनो डीएपी का अगर इस्तेमाल, डायमोनियम फॉस्फेट का अगर इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो ये इंडिया जो इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है ना वो घट जाएगा। तो इससे क्या होगा दैट हमारा इंपोर्ट बिल घटेगा, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग डाउन द एनुअल सब्सिडी ऑन नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र। जी हाँ, ये सब सारे फ़ायदे होने वाले हैं अगर हम लोग डाई अमोनिया फॉस्फेट को प्रॉपरली एक्सप्लोर करें तो। नेक्स्ट हम लोग एक साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। इस साइक्लोन का नाम है हामून साइक्लोन, राइट। नाउ ये जो साइक्लोन है हामून, ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म जो हुआ था ना, कहा तो जा रहा था पहले दैट बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड ये सीवियर साइक्लोन फॉर्मेशन होगा, बट अभी रिसेंटली फिर से न्यूज़ में अभी ये देख रहा हूँ दैट ये अभी जो है ना रिसेंटली वीकन अप हो चुका है। सो सवाल होता है इन जनरल साइक्लोन्स क्या होता है? ये देखो लो प्रेशर सिस्टम होता है जहाँ पर लो प्रेशर, अगर सोचो एक जगह में लो प्रेशर हो गया, चारों तरफ से हाई प्रेशर जो है विंड जो है लो प्रेशर की तरफ मूव कर करके इवेंचुअली साइक्लोनिक सर्कुलेशंस का क्रिएट करती है, जो क्या नदर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट होता है और हम लोग को पता है सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। और ऑफ कोर्स ये उसी रीजन, देखो साइक्लोन्स की अगर बात करें दो टाइप ऑफ साइक्लोन होता है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। अभी जो हामून साइक्लोन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी अगर फॉर्मेशन होता है वो ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर ही होता है। जी हाँ, ट्रॉपिकल ओशंस, ट्रॉपिकल रीजन बताओ तो कौन सा रीजन होता है? रफली वो रीजन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो जोन होता है उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, है ना। और अगर साइक्लोन की भी बात करें तो रफली इसी जोन के बीच में हमें डोमिनेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। हामून जो है ना ये टेम्परेट साइक्लोन नहीं है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रिमेंबर ऑलवेज। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जब भी फॉर्मेशन होता है नदर्न हेमिस्फेयर में भी फॉर्मेशन हो सकता है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी, बट नदर्न हेमिस्फेयर में जो है वो
काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में था दैट एक इंटेंसिफाइड साइक्लोन होने वाला था हमून, जो कि एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने वाला था, जो कि अभी रिसेंटली वीकन हो चुका है। तो ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसका मतलब क्या है? नाम से तो हम समझ रहे थे हाँ बहुत भयानक साइक्लोन होगा। अरे भाई भयानक, उसका पैरामीटर क्या कुछ डिफाइंड किया गया है? जी हाँ, वही पैरामीटर का हम लोग बात करेंगे जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा क्लासिफाई किया जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइक्लोन्स को डिवाइड करती है इनटू वेरियस टाइप्स, और ये डिवीजन जो होता है वो विंड के स्पीड के बेसिस पे इनका डिवीजन किया जाता है। विंड का स्पीड कभी भी बहुत समय 31 किलोमीटर पर आवर से भी बहुत कम होता है, कभी कभी 31 से 50, कभी 50 से 61, कभी कभी 61 से। तो देखो ये ना कितना किलोमीटर पर आवर का स्पीड है उसके हिसाब से ही हम लोग, जैसे अगर 221 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी ज़्यादा है तो उसको हम लोग सुपर साइक्लोन कहेंगे। अगर ये 88 से 117 तक का है तो उसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहेंगे। अभी भी ये क्या था, हम उनको पहले क्या बोला गया था, देखो लिखा क्या हुआ है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला गया था। मतलब इनका जो विंड का स्पीड है ये इस रेंज में कहीं ना कहीं रहा होगा, इसलिए इसको कहा जा रहा था ये होगा। बट अभी रिसेंटली जो है वो लोअर फेज में कन्वर्ट हो चुका, और इससे लोअर फेज क्या होगा, ऑफ कोर्स जिसकी विंड स्पीड इससे कम होगी, और उसमें विंड स्पीड कम होगी उसमें क्या आता है, या तो लो प्रेशर या फिर नॉर्मल डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक डिप्रेशन। ये जो है ना हमून साइक्लोन, ये सीवियर साइक्लोन से डिप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब साइक्लोन जो है ऐसा नहीं है दैट सप्ला में एक बार साइक्लोन अगर क्रिएट हो गया तो उसका इंटेंसिटी घट नहीं सकता, बिल्कुल घट सकता है, सब कुछ बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू अगर देख लीजिएगा इंडिया में बहुत ज़्यादा भी फैल रहा है। आप लोग भी कृपया स्वच्छ आजू बाजू घर के जो जहाँ पर भी रह रहे हो अभी आप, है ना, आजू बाजू स्वच्छता को मेक श्योर इंश्योर कीजिए, घर साफ़ सुथरा रखिए, है ना। डेंगू डेंगू क्लियरली बोला गया दैट इट हैज़ बिन रिपोर्टेड इन वेरियस इंडियन सिटीज़ रिसेंटली। ना डेंगू क्या है, ये एक मच्छर के काटने के कारण ही होता है, राइट। और मच्छर, ये इससे जब कोई भी डिजीज़ फैलता है ना उसको हम लोग वेक्टर बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं, राइट, विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ विच काइंड ऑफ मच्छर। इस मच्छर का नाम है एडीज एजिपति मॉस्किटो। ठीक है, ये मॉस्किटो इन्फेक्ट पता है कैसे होता है, जब ये देखो मच्छर क्या करता है, आपके शरीर में आके आपका खून चूसता है ना, तो वही बोला है ये मच्छर भी इन्फेक्ट कब होता है, जब ये कोई भी इंसान का खून चूस रहा है, और वो अगर इंसान इस वेक्टर से अगर इन्फेक्टेड है इस वायरस से डेंगू, तो उसका खून चूस लेगा, उसके बाद आपका हाथ में वो काटेगा, तो आप उसका खून चूस लिया तो ऑफकोर्स उसके खून में तो ये वायरस है ना, उसके बाद आपका भी वो खून चूसने आएगा, तो उसका मुंह से जो है आपके शरीर के भीतर वो वायरस इंजेक्ट हो जाएगा, राइट। सो डेंगू इट कैन नॉट बी स्प्रेड डायरेक्टली। ऐसा मत सोचिए दैट आप अगर कोई डेंगू पर्सन के साथ बैठकर अगर खाना खा रहे हैं तो आपको भी डेंगू हो जाएगा। नो नो नो, ऐसे होता ही नहीं है। ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, मैंने पहले ही बोला, मॉस्किटो के थ्रू, राइट, है ना। मोस्ट केसेस अकर इन ट्रॉपिकल एरियाज। जी हाँ, ज़्यादातर अगर ये केसेस देख लीजिएगा ट्रॉपिकल एरियाज, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट ले लो, साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न चाइना, ताइवान, पैसिफिक आइलैंड्स, कैरिबियन, मेक्सिको, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ रीजन। तो ये सब सारे अमेरिका वाला रीजन जो है, इन सब रीजन्स में हमें डेंगू फैलता हुआ देखने को मिलता है। इसके अगर सिम्टम्स देख लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स एज वेल। हाई फीवर इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स, हेडेक, वोमिटिंग, मसल, जॉइंट पेन, स्किन रैशेस, ये सब बहुत समय हो जाती है। और इसका डायग्नोसिस ज़रूर करना चाहिए। उसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, ब्लड टेस्ट के थ्रू। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एस्टिमेशन है दैट 39 करोड़ डेंगू वायरस जो है इन्फेक्शन हर साल होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9.6 करोड़ लोगों का ही सिम्टम्स शो होता है। इससे 4 गुना लेकिन एक्चुअली में डेंगू केसेस हमें देखने को मिलता है, बट सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। तो एनीवेज दिस वाज ऑल अ ब्रीफ अबाउट द डेंगू फीवर। प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम दिस फीवर। प्लीज़ इंश्योर दैट सैनिटेशन प्रिवेल्स इन एंड अराउंड योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लीगो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। लीगो ऑब्जर्वेटरी रिसेंटली न्यूज़ में था। लीगो स्टैंड्स फॉर लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, माफ़ करना। क्यों न्यूज़ में था, अब दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न, बट यस ये लीगो ऑब्जर्वेटरी है क्या। देखो ये जो लीगो है ना, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी,
ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लेबॉर्ट्रीज है दुनिया भर में। ये ऑब्जर्वेटरी है, तो ऑब्जर्वेटरी किस टाइप का होता है? एक लेबॉर्ट्री होता है। और ये लेबॉर्ट्री बहुत बड़े बड़े, देखो ये 4 किलोमीटर लॉन्ग दिया ना, क्या 4 किलोमीटर लॉन्ग, देखो ये मेन लेबॉर्ट्री है ना। बट यहाँ से एक पाइप आप देख रहे होगे, इतना लंबा 4 किलोमीटर है। यहाँ से देखो इतना लंबा 4 किलोमीटर लंबा लंबा पाइप है। अब इससे होता क्या है पता है? इससे जो ना कंटिन्यूअसली जो है आपके डिटेक्शंस किए जाते हैं दैट कहीं या इन पाइप्स के भीतर से पता है क्या हो रहा है? रोशनी अल्टीमेटली यहाँ पे हिट कर रहा है, इस पाइप से भी यहाँ से रोशनी अल्टीमेटली इस वाले रीजन में हिट कर रहा है, ठीक है। अब बाई चांस अगर हमारे दुनिया में कभी भी ग्रेविटेशनल वेव देखा गया ना, तो उस ग्रेविटेशनल वेव को ये इंस्ट्रूमेंट आराम से डिटेक्ट कर सकता है। कैसे? इससे पहले तो हमको समझना पड़ेगा ग्रेविटेशनल वेव होता क्या है। देखो ग्रेविटेशनल वेव एक इनविजिबल वेव है जो कि हमें स्पेसेस में तैरते हुए देखने को मिलता है। और ये कब क्रिएट होता है? इसके अलग अलग कंडीशंस है। या तो बहुत बड़ा स्टार एक्सप्लोड होगा, जैसे बिग बैंग एक्सप्लोजन जो हुआ था, उसके बाद भी कहा जाता है दैट यस ग्रेविटेशनल वेव्स निकले होंगी। जब दो बड़े स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं तो भी ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट हो सकता है। जब दो बड़े बड़े ब्लैक होल मर्ज कर रहे हैं तब भी ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट हो सकता है। या फिर न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल का मर्जन हो रहा है, उसमें भी आपका जाकर ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट हो सकता है। ग्रेविटेशनल वेव पता है क्या? काइंड ऑफ एक आप चद्दर ले लेना है ना, और उस चद्दर में आप क्या करना, एक बॉल को ऐसे करके फेंकना। तो आप देखोगे जब भी वो चद्दर, सोचो ये बॉल अगर इस पोजीशन में आ जाएगा ना, तो इस वाले नीचे वाले रीजन का चद्दर जो है ना थोड़ा धंस जाएगा। समझ रहे हो बात, है ना? तो कहा जा रहा है हमारा स्पेस भी जो है ना काइंड ऑफ एक चद्दर की तरह है। और ये जो हमारा अर्थ है ना, प्लैनेट, वो भी एक चद्दर में धंसा हुआ कुछ चीज है, राइट? मतलब दैट हमारा जो पाथ है, स्पेस जो है हमारा, वो भी स्क्वीज या फिर स्ट्रेच हो सकता है। जी हाँ, ये थ्योरी कब किसके द्वारा दिया गया था? एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ऐसे ही इनको इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं कहा गया है। इन्होंने अपने एक थ्योरी दिया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस थ्योरी के थ्रू एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था दैट नहीं, ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर कहा जा रहा है पहला ग्रेविटेशनल वेव जो है इन्होंने पता है अराउंड 1900s में दिया था, राइट? बट फाइनली कब ये थ्योरी आया, मतलब कब डिस्कवरी इसका कब हुआ? 2015 को। समझ लो बात। तो जी हाँ, पहला ग्रेविटेशन, उसके बाद तो बहुत सारे ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्वेट किया गया था। अच्छा, 2015 इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि देखो ये इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं था तब तक, राइट? बाद में जब ये इंस्ट्रूमेंट बनेगा, फंक्शनल होगा, उसके बाद ना ऑब्जर्व करेंगे हम लोग वेव्स को। तो उन्होंने थ्योरी तो दे दिया था, बट थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो बनने चाहिए थे वो चीज़ नहीं बने हुए थे, बट फाइनली ये बनना था, राइट? सो यस, इसीलिए बोला गया है दैट ये LIGO जो है ना, द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये ऑब्जर्वेटरी है, ये एक लैब है, एक नेटवर्क ऑफ लेबॉर्ट्रीज जो क्या एक इंडिया के महाराष्ट्र में भी बन रहा है, ठीक है? सो इट एम्स टू डिटेक्ट द रिपल्स इन स्पेस टाइम प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लार्ज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। मैंने तो बोला ही कैसे कैसे होता है, और इसी के कारण क्या होता है, यहाँ से एक लेज़र जो है इस रीजन में आता है। बट जैसे ही अगर सोचो लैंड में अगर थोड़ा भी अगर हलचल हो ना, तो ये लेज़र्स के जो मेजरमेंट है उसमें हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस आता है। सो दैट इज़ वॉट इज कॉल्ड हमारा ग्रेविटेशनल वेव। दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वेरी सेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चेतक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। चेतक हेलीकॉप्टर्स जो क्या इंडियन आर्मी धीरे धीरे फेज आउट कर रही है बाय द ईयर 2027। इसको मैन्युफैक्चर किया गया था 1962 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसका मैक्सिमम स्पीड अगर देख लीजिएगा 210 किलोमीटर पर आवर का है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टार्ट हुआ था बाय इंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया गया था। और इस चेतक का नाम, ये तो इंडियन नाम है ना, इसका पहले नाम था एलाउट 3 हेलीकॉप्टर्स, राइट? वही नाम है हमारा देशी नाम चेतक। समझ लो बात। तो फ्रांस के साथ एग्रीमेंट करने के बाद ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी 1962 में। और ये हेलीकॉप्टर जो है ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, मल्टी रोल मल्टीपर्पज़ स्पेशियस भी है, काफ़ी ज़्यादा भीतर में आराम से जगह भी बहुत ज़्यादा है, जिसको ऑपरेट तो किया जाता है नेवी, आर्मी एज वेल एज एयरफोर्स के द्वारा, बट साथ ही साथ कोस्ट गार्ड भी इसको बहुत सारे कार्यों के लिए इस्तेमाल करती है। हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है फॉर कम्युनिटिंग या फिर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हो, सर्च एंड रेस्क्यू
ऑपरेशन हो या फिर एरियल सर्वे, पेट्रोलिंग या फिर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस या फिर ऑफशोर कोई ऑपरेशंस ही कैरी आउट क्यों ना करना हो, ये हेलीकॉप्टर बार बार बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है हमारे आर्मी को, ठीक है। सो वी शुड नो अबाउट इट। देखो इससे क्वेश्चन भी कैसा आ सकता है, अगर उनको बहुत टफ बनाने को क्वेश्चन हो ना, तो वो लोग क्या बोलेंगे, बताओ भाई चेतक हेलीकॉप्टर्स जो रिसेंटली जो फेज आउट किया जा रहा है बाई इंडियन आर्मी, वो किस देश के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन करके इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो बताइए कौन सा देश होगा। 4 ऑप्शंस दूंगा, यूएसए, इंग्लैंड, जापान या फिर फ्रांस। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर पता ही है, चलिए देखेंगे आंसर क्या लिखते हैं आप लोग। ओके, एनीवेज गाइस, दिस इज ऑल ओवर द डिस्कशन फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।